आप सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम प्री बोर्ड सेक्शन बी को हल करने वाले हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ आज हमारा पहला प्रश्न है चौथा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेक्शन बी का पहला प्रश्न है। आपको द्विघात बहुपद दे रखा है, शून्य भी ज्ञात करने हैं और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करना है, आप बोर्ड की जो कॉपी है उसमें कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे। लगा देंगे प्रश्न संख्या, उत्तर सबसे पहले लिखेंगे दिया है द्विघात बहुपद दे रखा है, हमें ज्ञात करना है शून्य। गुणनखंड विधि का उपयोग करते हुए हम शून्य ज्ञात करेंगे। गुणनखंड विधि क्या होती है आपको पता है, जैसे कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हमारा द्विघात बहुपद है, इसको 0 के बराबर रखना है और इस द्विघात बहुपद को हल करना है। इस 7x के ऐसे दो भाग बनाने हैं कि इनका योगफल 7x के बराबर हो और गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हो। तो यहाँ 5x और 2x जोड़ने पर 7x, गुणा करने पर 10x स्क्वायर आ रहा है, तो हमने रख दिया है। फिर समूह बना लेते हैं, समूह में से कॉमन लेते हैं। यहाँ x कॉमन आया, इधर 2 कॉमन आया दूसरे समूह में, फिर वापस कॉमन आ रहा है। देखिए दो पद बन रहे हैं और दो पद में से x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, शेष बचता है x प्लस 2। यहाँ प्रत्येक को हम गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, तो x का मान आता है -5 और -2। हमारे पास दो शून्य प्राप्त हो गए हैं। तो गुणांकों और शून्यकों के बीच की संबंधित की सत्यता की जांच करना है। हम जानते हैं कि यदि द्विघात बहुपद इस प्रकार हो तो उसके अल्फा और बीटा शून्य हो, तो हम जानते हैं उनका योगफल -b/a के बराबर होता है, गुणनफल c/a के बराबर होता है। तो यहाँ अल्फा और बीटा, एक को अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं मान रखने पर। इसका मतलब हमारा जो शून्यक है वो सही है। तो यहाँ ए बी सी का मान कैसे लाए हैं, हमने द्विघात बहुपद के मानक रूप से तुलना करते हुए ए बी सी के मान बताए हैं। अगर आप बच्चों इस तरह से लिखते हैं तो आपके नंबर पूरे आएंगे। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, पांचवा प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए तथा y बराबर mx, ये y है, mx प्लस 3 में m का मान बताना है। तो यहाँ सबसे पहले हम कोई भी विलोपन विधि या इस प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हुए x और y के मान ज्ञात कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। उसके बाद में x और y के मान रखेंगे इसमें और फिर m का मान प्राप्त हो जाएगा। कैसे करना है देखिए, बोर्ड कॉपी में आप इस तरह से लिखेंगे। पांचवा प्रश्न लगा दिया, उत्तर दिया है। सबसे पहले समीकरण युग्म दे रखे हैं, पहले समीकरण और दूसरे को दूसरा समीकरण लिख देते हैं तथा दे रखा है y बराबर mx प्लस 3, ज्ञात करना है, m का मान बताना है। तो सबसे पहले विलोपन विधि का उपयोग करते हुए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि x का जो गुणांक है दोनों में 2 है, बराबर है, तो हम उसको जोड़ने पर तो जुड़ जाते हैं। अगर चिन्ह चेंज होता तो जोड़ देते हैं, या चिन्ह सेम है तो यह क्या करेंगे, घटाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस का हो गया, प्लस माइनस कट जाएगा, ये x का पद विलोपित हो गया, फिर y का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर यही y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। यहाँ मैंने पहले समीकरण में रखा है, जिससे हमारे पास x का मान प्राप्त हो रहा है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारा सरल करना तो आता ही होगा। तो यहाँ y का मान रखेंगे 5, तो x का मान आ जाता है -2। फिर x और y दोनों के मान इस समीकरण में रखेंगे, तो m का मान प्राप्त हो जाता है -1। तो आपको इस तरह से प्रश्न हल करने हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, 4-5 हो गए। अगला जो प्रश्न है छठा, बहुत अच्छा प्रश्न है,
समांतर श्रेणी से लिया गया प्रश्न है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं? 3 अंकों की संख्या और वो भी 5 से विभाज्य। तो आप जानते हैं इस प्रकार के प्रश्न हल कैसे करना है। देखिए, इस तरह से आप अगर एग्जाम हॉल में लिखते हैं तो आपके कोई भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं बचती है। सबसे पहले लिखा है ज्ञात करना है 3 अंकों की संख्या जो 5 से विभाज्य हैं। तो हम जानते हैं सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100 है और 100 में 5 का भाग जा रहा है। इस तरह से सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या 995 है जिसमें 5 का भाग जाता है। इसके अलावा देखो 999 3 अंकों की, उसके बाद में 1000 आता है, तो 1000 में 4 अंक है, जानते ही है। तो सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की जिसमें 5 से भाग जा रहा है, 5 से विभाज्य है, वो है 995। तो यहाँ प्रथम पद आ गया हमारा, ये समांतर श्रेणी बन गई। प्रत्येक पद में 5-5 का अंतर है। तो आप देख रहे हैं ए का मान, प्रथम पद 100, सार्वंतर 5, अंतिम पद 995, एन का मान बताना है। और एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है। इस तरह से सूत्र लिखेंगे, सारे मान रखेंगे, हल करेंगे तो एन का मान प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे अतः तीनों अंकों की 180 संख्या हैं जो 5 से क्या है, विभाज्य हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 7वां। आकृतियों में DE समांतर है AC के। देखो ये आकृति है, इसमें DE, ये DE है, समांतर है AC के, तथा DF, ये DF है, ये समांतर है AE के। तो इसमें देखो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का उपयोग करते हुए त्रिभुज ABC लेना है। एक बार ABC में आप देख रहे हैं DE और AC समांतर है, तो ये BD/DA बराबर हो जाएगा। आप जानते हैं कैसे करते हैं हम, देखिए यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे, ये दे रखा है हमें समांतर है, सिद्ध करना है अनुपात बराबर है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC लेते हैं। त्रिभुज ABC में आधारभूत समानुपातिक या अनुपातिक प्रमेय से ABC में DB/DA तथा BE/EC बराबर होगा। इसी तरह त्रिभुज ABE में, इस त्रिभुज में आप यहाँ देख रहे हैं ABE त्रिभुज में DF और AE समांतर हैं। तो यहाँ आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से BD/DA BF/FE बराबर होगी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर ये जो BD है इसकी जगह ये BD जो है इसका मान यहाँ रख देंगे। जैसे यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा BF, ये F है, E नहीं है, BF अनुपात बटा FE बराबर है BE/EC के। तो ऐसा प्रश्न अगर परीक्षा में आए तो बच्चों इस तरह से करना है। आपको जो चित्र है वो पेंसिल से बनाना है और स्केल से बनाना है। मेरे पास तो अभी थी नहीं तो मैंने ऐसे ही बना लिया है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है 6-7 हो गए। 8वां प्रश्न लेंगे हम। देखिए 8वां प्रश्न क्या दे रखा है। 8वां प्रश्न दे रखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेखी हैं। ये कह रहा है प्रश्न कि क्या ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, ABC। तो ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं, 2 तरीके हैं और दोनों तरीका में से मैंने एक तरीका मैंने बताया आपको। यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले लिख देंगे बिंदु दे रखे हैं 3, ज्ञात करना है संरेखी है या नहीं है। तो माना ABC हमने मान लिया कि तीनों बिंदु संरेखी है यानी एक ही रेखा पर है, तो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का योगफल तीसरी के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब AB और BC का योग AC के बराबर होगा। समझ में आ रहा होगा। अगर हम AB और BC को जोड़ें तो AC के बराबर होना चाहिए, या इस तरह से कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम दूरी का सूत्र लगाते हैं, AB का मान ज्ञात करते हैं, इस तरह से BC का मान ज्ञात करते हैं, BC के बीच की दूरी, फिर हमने AC के बीच की दूरी ज्ञात की। आप यहाँ देख रहे हैं कि √5 AB है और इस तरह से AC का मान √265 है और BC का मान √212 है। अगर हम BC और AC को भी जोड़ दें, AB और BC को जोड़ दें तो ये AC के बराबर नहीं आ रहा है। अर्थात यहाँ किन्हीं 2
दो बिंदुओं के बीच का योगफल, दूरी का योगफल तीसरी के बराबर नहीं है, अतः भुजाएं कैसी, स्वरेखी। ये बिंदु स्वरेखी नहीं है, यानी तीनों बिंदु एक ही रेखा पर नहीं है। अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे ज़रूर से तैयार करके जाएं। और दूसरा तरीका मैं ये आपको बता देता हूँ। दूसरे तरीके में क्या होता है, मैं यहाँ अलग स्लाइड बना के बताता हूँ। दूसरा तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि यदि हम ये मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC जो तीनों बिंदु दे रखे हैं वो त्रिभुज के शीर्ष मान लेते हैं। देखिए, अगर त्रिभुज के शीर्ष इस प्रकार हैं और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो अगर आ जाता है कोई न कोई क्षेत्रफल, तब तो ये मानेंगे कि त्रिभुज ABC जो है बन रहा है, इसका मतलब ये एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, तभी तो त्रिभुज नहीं बनेगा भाई। AB, ये A है, B है और C है, अगर एक ही रेखा पर होगी तो कोई त्रिभुज बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। अगर त्रिभुज बनेगा तो कोई न कोई क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो हम मान लेते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष है, तो जब त्रिभुज के दिए हुए शीर्ष हो तो उस स्थिति में हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस इसके आगे लिखना है, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको डिलीट करते हैं। दे रखा है प्लस x3 y1 माइनस y2। इसमें सारे मान रख देंगे। x1 A बिंदु को मान लेते हैं x1 y1, B को भी x2 y2 और C को x3 y3। ये सारे मान इसमें रखेंगे। अगर इसका क्षेत्रफल क्या आ जाए, कोई न, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, माइनस को भी प्लस मानना ये मोड में है, तो हम ये मान लेंगे कि हमारा जो क्षेत्र त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है? एक ही रेखा पर बिंदु नहीं है। इस तरह से करना है। हाँ, अगला प्रश्न है हमारे पास 9वां प्रश्न है, दे रखा है। देखिए 9वां प्रश्न है, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP का मान 7 सेमी है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी है, तो साइन Q, ये Q है, कॉस Q के मान बताने हैं, क्या होंगे? तो इस प्रश्न को कैसे करना है, देखिए यहाँ इस प्रश्न को ऐसे करना है। यहाँ दे रखा है, देखिए दिया हुआ, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज OPQ जिसमें कोण P 90 डिग्री का है, ये वाला OP दे रखी है हमें 7 सेमी, ये भुजा। ये दे रखा है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी। ज्ञात क्या करना है? साइन Q और कॉस Q का मान। तो हम जानते हैं ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण OQ स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। यहाँ OQ का मान रखेंगे। OQ का मान क्या होगा? इससे इस दिए हुए से मान निकाल देंगे, चूँकि ये है OQ माइनस PQ बराबर 1 है, तो OQ बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस PQ। ये मान यहाँ रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, O का मान 7 है वो रख देंगे, तो हम सरल करने पर इस तरह से स्क्वायर करेंगे 1 प्लस PQ गुणा 1 प्लस PQ यहाँ, तो ये आ जाएगा। और हल करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास? PQ बराबर 24 सेमी। ये जो 24 सेमी है वो हम इसमें रखेंगे PQ की जगह, तो OQ का मान आ गया। OQ हमारे पास आ गया 25, PQ आ गया 24, OP आ गई 7। अब हम जानते हैं साइन का सूत्र क्या होता है? अनुपात लाल बटा कका से लंब बटा कर्ण, और कोस का होता है आधार बटा कर्ण। सारे मान यहाँ Q कोण ले रहे हैं, ये वाला कोण ले रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? भुजा होगी लंब, और ये लंब होगी, ये आधार और ये कर्ण। तो यहाँ लंब का मान 7, कर्ण 25 और आधार 24, कर्ण 25। तो साइन और कोस के मान आ रहे हैं, साइन Q का मान आ रहा है 7/25, कॉस Q का मान आ रहा है 24/25।
इस तरह से हम हल करेंगे प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो है 10वां प्रश्न। देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये कह रहा है कि वर्त है और वर्त के चारों ओर एक कोई क्या बना हुआ है, चतुर्भुज बन रहा है, वो भी समांतर चतुर्भुज दे रखा है। समांतर का मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो चतुर्भुज बन रहा है वो समचतुर्भुज भी है। समचतुर्भुज का मतलब ए बी बी सी और सी डी ये सभी भुजाएं बराबर है। कहने का मतलब अगर ये 5 है तो सभी 5 होगी, ये कह रहा है। इसको कैसे सिद्ध करते हैं देखिए। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। यानी अगर ए से एच और ए से ई दो भुजाएं खींचे तो ये समान होगी, ए एच और ए ई समान होगी। इसी प्रकार बी ई और बी एफ समान होगी, सी जी और सी एफ समान होगी, डी जी और डी एच समान होगी। हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 4 जोड़ेंगे। जोड़ने पर क्या होता है देखो, ए ई और बी ई, ये ए ई और बी जुड़ के ए बी हो गया। इसी प्रकार सी जी और डी जी, ये देखो सी जी और ये डी जी है, डी जी लिखें या डी एस लिखें एक ही है, ये तो बराबर है। तो हमने इसको डी जी मान लिया है। तो सी जी और डी जी को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, सी डी। इसी प्रकार यहाँ ए एच और डी एच जोड़ने पर क्या होता है, ए डी। और बी एफ और सी एफ जोड़ने पर क्या होता है, बी सी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। पहले से दे रखा है कि जो दिया हुआ है समांतर है, आमने सामने की भुजा कैसी समांतर है, तो ए बी और सी डी के बराबर होगी, बी सी ए डी के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखिए ये जो समांतर है और ये भी समांतर भुजा है, तो ये समांतर है, समान अंतर होगा। अगर ये 5 है तो ये 5 होगी। समांतर चतुर्भुज में तो हम जानते हैं आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ठीक से। तो यहाँ हमने ए बी की जगह जो सी डी की जगह ए बी रख दिया, वहाँ ए डी की जगह बी सी रख दिया। हल करने पर 2 ए बी बराबर होगा 2 बी सी, तो क्या आ जाएगा, ए बी बराबर बी सी। यानी यहाँ देखिए ये ए बी है, ये ए बी और ये बी सी, ये बी सी, बी सी और ए बी ये बराबर है। तो हमने कहा ये बराबर दो भुजा हैं। ये कह रहा है ये 10 है तो ये 10 है, तो ये सामने आमने सामने की बराबर होगी क्योंकि समांतर चतुर्भुज दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी सी डी जो समांतर चतुर्भुज था वह समांतर चतुर्भुज के साथ साथ एक समचतुर्भुज भी है। इस तरह से करना है। अच्छा प्रश्न था। अगला देखते हैं। 11वां प्रश्न दे रखा है वर्ग पी क्यू आर एस। ये पी क्यू आर एस हमारे पास वर्ग है जिसकी भुजा 7 सेमी है। जिसकी भुजा क्या है, 7 सेमी है। प्रत्येक भुजा 7 सेमी होगी, वर्ग है। तो वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 यानी ये प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या का वृत्त बना हुआ है। तो छायांकित भाग, ये बीच का जो भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करते हैं देखिए। यहाँ देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है वर्ग ए पी क्यू आर एस, जिसमें कोण है वो 90 डिग्री, आपको पता ही है। जिसकी भुजा 7 सेमी है, तो प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या का वृत्त बना है। ज्ञात क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करके ये क्या बन गया, एक त्रिज्यखंड बन गया। 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, त्रिज्यखंड है, वर्त का एक भाग है और ये 90 डिग्री का कोण है। तो ऐसे ऐसे 4 त्रिज्यखंड है, तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको 4 से गुणा करेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 7 गुणा 7 और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा है वो हम जानते हैं, वर्ग में कोण 90 डिग्री का होता है। आर दे रखी है 3.5, सारे मान रखेंगे, हल करेंगे तो 49 में से 38.5 घटाने पर आएगा 10.5 वर्ग सेमी। इकाई ध्यान रहे। इस तरह छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10.5 वर्ग सेमी। अगला प्रश्न है 12वां।
दे रखा है निम्न सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दे रखी है, तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। ये आपसे ये पूछा जा रहा है, माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक्स बार। और एक्स बार ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि। तो यहाँ हम प्रत्यक्ष विधि से ही कर सकते हैं। देखिए साक्षरता दर वर्ग अंतराल में दे रखी है, वर्गीकृत आंकड़ा है, नगरों की संख्या, मतलब ये बारंबारता दे रखी है 3, 10, 11, 8, 3। तो हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। कैसे बनानी है देखिए, इस तरह से साक्षरता दर लिखेंगे, नगरों की संख्या, बारंबारता हो गई, वर्ग चिन्ह, इस वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकालेंगे। आप जानते हैं वर्ग चिन्ह कैसे? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, 55 प्लस 45 बटा 2, तो कितने हो जाते हैं? 100, 100 में 2 का भाग 50, तो इसका वर्ग सीमा 50, इसकी 60, 70, 80, 90, इस तरह से वर्ग चिन्ह है वो एक्स आई हो गया, नगरों की संख्या बारंबारता एफ आई है। अब हम एफ आई एक्स आई का, क्योंकि हम जानते हैं देखो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई भी ज्ञात करना है और सिग्मा एफ आई भी ज्ञात करना है। सिग्मा एफ आई यानी बारंबारताओं का योग कितना हो गया? सिग्मा का मतलब होता है योग 35, और यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई का योगफल कितना हो जाएगा? 2430। 2430 में 35 का भाग देंगे, क्या आएगा? 69.42। तो इस तरह से कोई भी माध्य का प्रश्न आए तो कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया, प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाला गया पत्ता हुकुम का पत्ता है या एक इक्का है, एक काले रंग का बादशाह है या न गुलाम है न बादशाह है, या तो बादशाह या बेगम है। आपके देखिए प्रायिकता से संबंधित प्रश्न बहुत ही इजी आएगा, तो आपको करना है, गलत नहीं करना है, इसको विशेष रूप से अच्छे से देख के जाएं। 4 नंबर का टॉपिक है। हाँ, पहला प्रश्न दे रखा है कि हुकुम का पत्ता है या इक्का है। तो हम जानते हैं प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं? अनुकूल घटना बटा कुल घटना। यहाँ कुल पत्ते कितने हैं ताश में? 52। इसमें हुकुम व इक्का, या तो हुकुम का पत्ता या इक्का। हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13 के। अब 13 पत्ता हुकुम के हो गए और शेष इक्के कितने रह गए? इक्के पूरे ताश में 4 होते हैं, उसमें से हुकुम का आ गया, तो शेष इक्के कितने हो गए? 3। तो 13 प्लस 3 कितने हो गए? 16। तो हुकुम का पत्ता या इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? 16/52। तो 4 क्या हो जाएगा? सरल करने पर 4 का भाग देने पर 4/13। इस तरह से दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न था काले रंग का बादशाह। देखो काले ताश के पत्ते होते हैं 52, 52 में से 26 पत्ते लाल, 26 पत्ते काले। 26 पत्ते में देखो 2 ग्रुप होते हैं 13-13 के, और आपको पता है इनमें एक एक बादशाह है, तो काले रंग के बादशाह कितने हुए? 2। तो काले रंग के बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी? 52 पत्तों में से 2/52 यानी 1/26। इस तरह से कुल पत्ते 52 हैं। गुलाम या बादशाह के पत्ते की प्राप्ति, तो गुलाम पूरी ताश में 4 है, बादशाह भी कितने? 4 हैं, तो 4 + 4 कितने हो गए? टोटल 8 अनुकूल घटनाएं हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि न गुलाम आए न बादशाह आए, यानी गुलाम और बादशाह नहीं आए, तो पूरे 52 पत्तों में से 8 वो पत्ते जो गुलाम के हैं बादशाह के निकाल दीजिए, तो अनुकूल घटनाएं कितनी होगी? 44। 44/52, इसको सरल करेंगे, 4 का भाग देके 11/13 आएगा। अगला जो प्रश्न है दे रखा है, कुल पत्ते 52 हैं, बादशाह और बेगम के पत्ते या तो बादशाह या बेगम है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं बादशाह या बेगम के पत्ते क्या होते हैं? बादशाह कितने होते हैं ताश में? 4। बेगम में कितनी होती है? 4। टोटल पत्ते कितने हो गए? 8। तो या तो बादशाह हो या बेगम हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल घटनाएं 8, कुल घटनाएं 52, तो क्या हो जाएगा? 8/52, सरल करने पर 4 का भाग देने पर 2/13 आएगा। तो आज की क्लास इतने ही। सेक्शन बी को हमने हल किया है। अगले जो क्लास में हम देखेंगे सेक्शन सी और अगले सेक्शन डी, जहाँ बड़े बड़े प्रश्न आएंगे, तो वहाँ अथवा में भी प्रश्न होंगे, तो दोनों प्रश्न हम सरल करते हुए जाएंगे, तो आपका एक बहुत ही बेहतर तरीके से पेपर है वो हल हो जाएगा। आपको अच्छे से ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से किस तरह से प्रश्न बन रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारी क्लास अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने अन्य विद्यार्थियों को बताएं, ताकि वो अधिक से अधिक लाभान्वित हो पाएँ। तो लेते हैं आज के लिए विदा। धन्यवाद।